साल 1901 महाराष्ट्र की एक जगह सतारा, जहां एक तपती दोपहर में स्कूल के एक क्लासरूम में सारे बच्चे अपनी जगह पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक बच्चा अपनी क्लासरूम में सबसे पीछे जमीन पर बिछी दरी पर बैठा था, ठीक जूते और चप्पलों के पास। कुछ देर बाद मास्टर बच्चों से एक के बाद एक कई सवाल पूछता है, लेकिन हर बार क्लासरूम में सिर्फ वही बच्चा अपना हाथ उठाता जो सबसे पीछे बैठा हुआ था। बार बार हाथ उठाने के बावजूद उसे जवाब देने का मौका नहीं दिया जा रहा था। बार बार ऐसा होता देख फाइनली बच्चे ने मास्टर से पूछा, सर आप मुझे जवाब क्यों नहीं देने दे रहे। जवाब में मास्टर ने बच्चे को डांटते हुए कहा कि गनीमत मनाओ कि तुम क्लासरूम में बैठे हुए हो, अगर ज्यादा बोले तो स्कूल से बाहर निकाल दिए जाओगे। ये बात सुनते ही बच्चा चुपचाप वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। खैर कुछ देर बाद उस बच्चे को प्यास लगती है, जिसके बाद अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो पानी के घड़े की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ते वक्त अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। उसे याद आता है कि वो उस पानी के घड़े को छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मास्टर जी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि किसी भी कीमत पर वो पानी के घड़े को हाथ न लगाए। काफी देर तक प्यासे रहने के बाद आखिरकार उस बच्चे को पानी पिलाया उस स्कूल के एक पियोन ने। ये कहानी हर दिन की थी, पर किसी दिन अगर वो पियोन स्कूल नहीं आता तो उस दिन वो बच्चा स्कूल में पानी नहीं पी पाता था। कमाल की बात ये थी कि उसे किसी गलती के लिए सजा नहीं दी गई थी, बल्कि ये सजा उसे जन्म के साथ विरासत में मिली थी, जो जुड़ी थी उसकी जाति से, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उस एक मूवमेंट में उस बच्चे के मन में एक सवाल उठता है कि क्या उसका जन्म ही उसके पूरे जीवन का फैसला करेगा। वो बच्चा था भीमराव अंबेडकर, जो आने वाले समय में पूरी देश की दिशा को मोड़ने वाला था। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है भारत के उस महानायक को जिन्हें हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं बाबा साहेब के समय में और देखते हैं उनका वो स्ट्रगल जिसने आने वाले समय में करोड़ों लोगों को एक नई आइडेंटिटी दिलाई। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश, जो उस समय सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, वहाँ के एक आर्मी कैंट महोम में उनका जन्म हुआ। बाबा साहेब का जन्म उस दौर में हुआ जिस समय हमारा देश दो बड़े कठोर बेड़ियों की जकड़ में था। पहला अंग्रेजों के और दूसरा जातिवाद के। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई तो कई लोग लड़ रहे थे, पर जातिवाद के खिलाफ लड़ने वालों की संख्या काफी कम थी। जो छोटे मोटे प्रयास किए भी गए वो सूखे तालाब में एक बूंद के बराबर थी। और सदियों से उस सूखे पड़े तालाब को अपने ज्ञान और संघर्षों से भरने वाले उस महापुरुष का जन्म हुआ एक सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के यहाँ, जहाँ उन्हें जन्म दिया भीमाबाई सकपाल ने। बाबा साहेब का परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव अंबाड़वे से था, जहां वे महाड़ जाति से ताल्लुक रखते थे, एक ऐसी जाति जिसे समाज में अछूत माना जाता था। सोचिए एक बच्चा जो ऐसे समाज में जन्म लेता है जहां उसे सिर्फ उसकी जाति के आधार पर हाशिए पे रखा जाता है, जहां ना तो वो स्कूल में आजादी से पढ़ सकता है और ना ही समाज में सम्मान से जी सकता है। मेरे नज़र में बाबा साहेब इस मामले में बहुत लकी थे कि उनका जन्म रामजी सकपाल के यहाँ हुआ, क्योंकि जो सपोर्ट उन्हें अपने पिता से मिला ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर वो अपनी ही जाति के किसी और घर में पैदा हुए होते। ये उनके पिता ही थे जिन्होंने उन्हें आने वाले चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार किया। यही नहीं, उन्हें पढ़ने के लिए नई नई किताबें भी ला कर दी। बाबा साहेब अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इस कारण से उनका जन्म रामजी सकपाल के सर्विस के लास्ट फेज में हुआ, और यही वजह थी कि उनके जन्म के सिर्फ 3 साल बाद 1894 में उनके पिता आर्मी से रिटायर हो जाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है बाबा साहेब की वो अग्नि परीक्षा जो समय समय पर उन्हें टेस्ट करने वाली थी। इस अग्नि परीक्षा की शुरुआत होती है उनके माँ के निधन से, जब वो मात्र 6 वर्ष के थे। उनके माँ के निधन के बाद उनका ख्याल रखा उनकी एक आंट मीरा ने, जो खुद हंचबैक नाम की एक बीमारी को झेल रही थी। इन सब के बावजूद बाबा साहेब डटकर अपनी पढ़ाई में दिन रात लगे हुए थे। बाबा साहेब इकलौते थे अपने भाई बहनों में जिन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। साल 1904 में एल्फिंस्टन स्कूल में एडमिशन के समय उनके पिता ने रजिस्टर में उनका नाम लिखवाया भीमराव अंबाडवेकर, जो उनके गांव का नाम था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्हें अंबेडकर का सरनेम दिया उनके एक मराठी गुरु कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने, जो एक ब्राह्मण थे। जहां आमतौर पर किसी बच्चे का स्कूल लाइफ उसके लाइफ का सबसे बेस्ट फेज होता है, वहीं बाबा साहेब का स्कूली जीवन अननेसेसरी स्ट्रगल से भरा हुआ था। स्कूल के दिनों में मिले चुनौतियों ने उन्हें अंदर से और मजबूत किया आगे बढ़ने को। पर इसी 20 साल 1906 में उनकी लाइफ में एक बहुत रोमांचक मोड़ आया। जब वे 15 साल के थे तो उनकी शादी हुई एक 9 साल की लड़की रामाबाई से।
1907 में बाबा साहेब ने मैट्रिक का एग्जाम क्लियर कर एडमिशन लिया एल्फिंस्टन कॉलेज में। वे अपनी जाति में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका एडमिशन कॉलेज में हुआ। कहानी आगे बढ़ती रही और साल 1912 में उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री हासिल की। और तभी उनके लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया जब उनके पिता ने उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। 12 फरवरी 1913 को उनके पिता का निधन हो जाता है। पिता के निधन के बाद उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा था। आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके इसमें उनकी मदद की काका केलुस्कर ने, जिन्होंने बहुत पहले ही बाबा साहेब में एक होनहार स्टूडेंट की झलक देख ली थी। काका केलुस्कर तुरंत बड़ौदा के गायकवाड़ राजा सयाजी राव गायकवाड़ III से मिले। कॉलेज में बाबा साहेब के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और काका केलुस्कर के कारण बाबा साहेब स्कॉलरशिप पाने में कामयाब रहे। इस तरह साल 1913 में 22 साल की उम्र में बाबा साहेब की एजुकेशन के एरिया में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट की शुरुआत होती है। वो पहले ऐसे दलित व्यक्ति बनते हैं जिन्होंने अब्रॉड में एजुकेशन हासिल की। उनके पास इतनी डिग्रीज थी जिन्हें बोल पाना मुश्किल है। माना जाता है कि बाबा साहेब के पास 32 डिग्रीज थी। इनमें MA, PhD, MSc, DSc, LLD, D.Litt जैसी डिग्री शामिल है। इसके साथ ही अमेरिका का कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जर्मनी का यूनिवर्सिटी ऑफ बोन जैसे फेमस अब्रॉड यूनिवर्सिटीज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। यही नहीं, वकालत से जुड़े लंदन का फेमस ग्रेज इन से वो बैरिस्टर बने। और भारत में न जाने ऐसी कितनी ही यूनिवर्सिटीज थी जहां से उन्होंने न केवल एजुकेशन हासिल की बल्कि वहां उन्होंने पढ़ाने का काम भी किया। एजुकेशन के एरिया में इस लेवल की अचीवमेंट हासिल करना अपने आप में एक मिरेकल है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को लेकर खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहेब का शिक्षा के प्रति अटैचमेंट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी प्राइवेट लाइब्रेरी राजगृह में 50,000 से भी ज्यादा किताबें थी और बाबा साहेब कुल 64 विषयों में मास्टर थे। यही नहीं, वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। अब समय आ गया था उन तमाम एजुकेशनल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का और ये एहसास हुआ बाबा साहेब को 1917 में। इससे पहले उन्हें लगता था कि अगर वो अच्छी शिक्षा पाकर ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो शायद उन्हें जातिवाद का सामना ना करना पड़े और उनका ये भ्रम धीरे धीरे टूटता गया। 1917 में पढ़ाई के दौरान बाबा साहेब को अचानक भारत वापस आना पड़ा, जहां वे बड़ौदा में अपॉइंट किए गए मिलिट्री सेक्रेटरी के पोस्ट पर। इसी दौरान बाबा साहेब को ये भी पता चला कि जातिवाद सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि इस्लाम, ईसाई और पारसी जैसे धर्मों में भी समाई हुई है। पोस्टिंग के दौरान जब वे होटल की तलाश में थे तो उन्हें किसी भी होटल में कमरा नहीं दिया गया। कारण क्या था? उनकी जाति। फिर कई कोशिशों के बाद अचानक उन्हें एक पारसी होटल देखने को मिला जिसकी हालत काफी खराब थी। होटल का मालिक उन्हें वहां रहने से मना ना कर दे, इसके लिए बाबा साहेब ने खुद को पारसी बताया। पर कुछ देर बाद जब होटल के मालिक को सच्चाई का पता चलता है तो वो बाबा साहेब पे भड़कता है और उन्हें होटल को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहता है। बाबा साहेब ने कैसे तैसे करके और एक्स्ट्रा पैसे देकर कुछ दिन ठहरने के लिए होटल के मालिक को मना लिया। पर जैसे ही ये बात वहां के लोकल पारसी लोगों तक पहुंची तो वे तुरंत लाठी और डंडे के साथ होटल पहुंचे। वे लोग होटल के मालिक पर भड़के और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस व्यक्ति को यहाँ कमरा देने की। इस व्यक्ति की वजह से ये जगह अब अपवित्र हो गया है। पहले तो बाबा साहब चौंके और कहा कि आप लोग तो पारसी हैं, आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। फिलहाल मामला हिंसक ना हो जाए इसके लिए बाबा साहेब ने उसी दिन उस होटल को छोड़ दिया। होटल से निकलने के बाद बाबा साहेब ने अपने एक ईसाई दोस्त से कुछ दिन ठहरने के लिए मदद मांगी तो उनके दोस्त ने उनसे कहा कि उसे उनके रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनकी फैमिली इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी कि एक दलित व्यक्ति उसके घर पे रहे। और ऐसे ही एक दिन जब बाबा साहेब अपने कुछ दोस्तों के साथ दौलताबाद किले घूमने गए और जब उन्होंने वहां के वाटर टैंक से अपना मुंह धोया तो आसपास के कुछ मुसलमान अचानक इकट्ठा हो गए और उन्हें धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टैंक को अपवित्र करने की। कुछ देर के लिए बाबा साहेब चौके पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। जैसे तैसे करके बाबा साहेब वहां से बच निकलने में कामयाब रहते हैं। बाबा साहेब अभी ये जान चुके थे कि जातिवाद की ये मानसिकता सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी जड़ें तो ईसाई, पारसी और इस्लाम जैसे धर्मों तक भी फैली हुई है।
समाज में लगातार हो रहे अपमान ने बाबा साहेब को एक नई सफर की ओर धकेल दिया, जो आने वाले समय में इस देश के दलितों को एक नई दिशा देने वाला था। इसकी शुरुआत की उन्होंने अपने वीकली न्यूज़पेपर से, जिनमें उन्होंने समाज में सदियों से दलितों के साथ हो रहे अन्यायों को मेंशन किया। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह दलितों को समाज में उठाने का काम कर सकती है, इसके कुछ स्टेप्स भी बताए। 1920 में मूक नायक, 1927 में बहिष्कृत भारत और 1930 में जनता जैसे वीकली न्यूज़पेपर्स इसी मोटिव से शुरू किए गए थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी। इसके साथ उन्होंने एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, स्टेट एंड माइनॉरिटीज और द अनटचेबल्स जैसी बुक्स भी लिखी, जिसमें डिटेल में कास्टिज्म के ऊपर चर्चा की गई। ये सारे प्रयास पढ़े लिखे दलितों को उनके और उनके जैसे करोड़ों दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों को समझाने के लिए किए गए थे, और मास पॉपुलेशन अभी भी उनकी पहुंच से दूर था। अब समय आ गया था उस बड़े तबके तक पहुंचने का जो सदियों से अपने अधिकारों से वंचित था। इसका पहला बड़ा स्टेप लिया गया 1927 में महाड़ सत्याग्रह के रूप में, जहां उन्होंने दलितों को एक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। उस समय अछूतों को इस पानी के इस्तेमाल से वंचित रखा गया था। बाबा साहेब और उनके समर्थकों ने तालाब को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद बाबा साहेब ने आगे बढ़कर तालाब के पानी को पिया। ये एक सिंबॉलिक स्टेप था जिसने दलितों को अपने राइट्स के लिए लड़ने का हौसला दिया। इसी तरह साल 1930 में नासिक जिले के कालाराम टेम्पल में दलितों के प्रवेश को लेकर एक मूवमेंट चलाया गया। इस मूवमेंट में तकरीबन 15,000 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। हालांकि ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, पर इस मूवमेंट से बाबा साहेब ने एक बात सीखी कि अगर उन्हें दलितों को उनका अधिकार दिलाना है तो उन्हें ये लड़ाई धार्मिक स्थलों पर नहीं बल्कि शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में लड़नी होगी। यही वजह थी कि जिसके कारण बाबा साहेब ने पॉलिटिक्स का रास्ता चुना। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि भारत अब जल्द ही आजाद होने वाला है, और आने वाले आजाद भारत में दलितों को उनका अधिकार मिल सके, इसका एकमात्र रास्ता पॉलिटिक्स से होकर गुजरता है। इसकी शुरुआत होती है 1936 में, जब उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन में उनकी पार्टी ने 17 सीटों में से 14 सीटों पर जीत हासिल की। ये बाबा साहेब के राजनीतिक सफर की एक महत्वपूर्ण जीत थी। आगे चलकर 1946 के इलेक्शन में बाबा साहेब बंगाल की सीट से जीतकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहुंचे, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947, जब बाबा साहेब भारत के पहले लॉ मिनिस्टर चुने गए, जिसके बाद उन्हें वो मंच मिला जहां वो अपने जीवन भर की मेहनत, संघर्ष और विचारों को भारत के संविधान में समाहित कर इस देश के भविष्य को एक नई दिशा देने वाले थे। 1947 में जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तो ये आजादी केवल विदेशी हुकूमत से ही नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी जातिवादी बेड़ियों से भी थी। और इस जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए समर्पित कर दी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और इसके कुछ ही महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना एक युग का अंत था। हालांकि उनका शरीर इस दुनिया में नहीं रहा, पर उनकी विचारधारा और उनके संघर्ष आज भी हमारे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार 1990 में लंबे इंतजार के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनके अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन की सच्ची पहचान है। आज हम हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में बाबा साहेब को याद करते हैं और उनके द्वारा दिए गए समानता, न्याय और मानवाधिकार के उस महान संदेश को सलाम करते हैं, जिसने आज भी हमारे देश को मजबूती से खड़े रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।